सियासत का वो मंझा हुआ खिलाड़ी जिसे बीजेपी के शुभंकर के तौर पर देखा जाए तो गलत नहीं होगा, फिर वो एमपी बीजेपी हो या फिर केंद्र। एमपी में चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष रहे तो सत्ता में लौटी शिवराज सरकार, हरियाणा असम पहुंचे, वहां भी दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। ये नेता कोई और नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। आज बात होगी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीति की। क्या वो नॉन कंट्रोवर्शियल नेता हैं या फिर उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं? एक ऐसा नेता जो धीर है, गंभीर है और हमेशा चेहरे पर सौम्यता बनी रहती है। विपरीत हालातों में भी किसी ने उन्हें नाराज या तनाव में नहीं देखा। जब जो भी जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निभाया और सफलता दिलाकर अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाया। जी हां, बात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। एक पार्षद से केंद्रीय मंत्री तक का सफर हो या फिर दूसरी भूमिकाएं, नेतृत्व बदलता रहा, लेकिन उन्होंने लंबे समय से संगठन और सरकार में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखी। देखिए एक रिपोर्ट। बेहद ही सधी हुई सियासत के महारथी है नरेंद्र सिंह तोमर। धीरे ही सही लेकिन अपनी धुन के पक्के इस नेता ने पार्षद से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर जो मुकाम हासिल किया वो उन्हें अपने समकालीन नेताओं के मुकाबले अलग खड़ा करता है। संगठन को ही सर्वोपरि मानने वाले छोटे कद के ये बड़े नेता संगठन की नब्ज बखूबी पहचानते हैं। वो इस बात से बड़े ही बेफिक्र रहते हैं कि उनके समर्थक या विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने काम पर, परिणाम पर। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही तर्ज पर वो कुछ बातें किस्मत और वक्त पर छोड़ देते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती उन चंद नेताओं में होती है जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। फिर चाहे बात एमपी की हो, हरियाणा की या फिर असम की। उन्होंने प्रभारी रहते बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने का काम किया तो बिना किसी विवाद के असम में मुख्यमंत्री के तौर पर नए नेता को सामने लाकर नेतृत्व परिवर्तन भी करा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर की जितनी स्वीकार्यता मध्य प्रदेश में है तो केंद्र की राजनीति में उनकी उतनी ही पकड़ है। मध्य प्रदेश में कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ लंबी पारी उन्होंने खेली। उमा भारती से लेकर बाबूलाल गौर या फिर शिवराज मंत्रिमंडल ही क्यों ना हो, उनकी अहम भूमिका रही। नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती उन गिने चुने भाजपा प्रदेश अध्यक्षों में होती है जिन्हें कार्यकर्ता न सिर्फ सिर माथे पर बिठाते हैं बल्कि उनकी बात को गंभीरता से लेकर स्वीकार भी करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की जीत की हैट्रिक बनाने का श्रेय नरेंद्र सिंह तोमर को ही जाता है। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी की टीम में शामिल होकर उन्होंने संगठन को मजबूत किया तो मोदी की अगुवाई में बनी दोनों सरकारों में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई। केंद्र की सियासत हो या फिर राज्य की, अंगद की तरह पैर जमाए रहे, लेकिन जहां से सियासत का ककहरा सीखा वहां सिंधिया की एंट्री हुई। समीकरण बदले लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। वहीं मोदी सरकार को परेशान करने वाले किसान आंदोलन की धार भी धीरे धीरे कुंद करने वाले नेता नरेंद्र सिंह तोमर ही रहे। संगठन के कुशल शिल्पकार माने जाने वाले नरेंद्र सिंह सियासत में सफलता के नित नए नए पायदान चढ़ते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता, उनकी बात सुनना और परेशानी को दूर करना उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। जी हां, फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले इस नेता को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र सिंह तोमर मुन्ना भैया क्या भाजपा में नॉन कंट्रोवर्शियल नेता हैं? नरेंद्र सिंह तोमर नॉन कंट्रोवर्शियल या उनका मौन ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलाता है? नरेंद्र सिंह तोमर की चुप्पी और मौन उनकी ताकत या फिर कमजोरी? ग्वालियर चंबल से मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति में फिट और हिट कैसे हुए? सत्ता हो या संगठन, नरेंद्र सिंह ने उपयोगिता और स्वीकार्यता आखिर कैसे साबित की? एमपी में शिवराज तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी का भरोसा आखिर नरेंद्र सिंह तोमर ने कैसे जीता?
पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री, युवा मोर्चा से लेकर राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष तक कैसे आखिर छाप छोड़ी, कैसे बनाई संगठन के कुशल शिल्पकार की छवि। शिवराज के उत्तराधिकारियों में सबसे भारी नाम नरेंद्र सिंह तोमर ही है। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, जिनके अंडर में खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने काम किया है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ रहे हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह जिस ऊंचाई पर राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने, कभी जब उनके आपके अंडर में वो काम करते थे युवा मोर्चा में, आपको लगता है कि उनकी कार्यशैली वही है, और चाहे वो ग्वालियर चंबल से फिर प्रदेश की राजनीति हो या दिल्ली में, या फिर बदलती राजनीति को बखूबी नरेंद्र सिंह ने बदला है? वो एकमात्र मैं नेता ऐसा मानता हूं जिन्होंने परिस्थिति देख के कभी रंग नहीं बदला। जैसे छोटे में थे, मैं उनको युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष से जानता हूं, उस समय मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था। उस समय भी सभी लोगों का सम्मान, संगठन की चिंता करना, अपने साथियों को लेके चलना, अपने स्वभाव में ईमानदारी रखना, व्यक्तित्व में पारदर्शिता रखना, वो लेकर जो चले थे, आज तक इस श्रेणी तक पहुंचने के बाद भी नरेंद्र सिंह जी वही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जो पद के हिसाब से लोगों का सम्मान करते हैं, और नरेंद्र सिंह जी डिवोशन के हिसाब से इस व्यक्ति ने संगठन में कितना काम किया, इसकी सीनियरिटी क्या है, आज चाहे या कहीं हो ना हो, पर पिछले बार इसने कितनी मेहनत की संगठन के लिए, उस मूल्यांकन से व्यक्ति का सम्मान करते हैं। और आपने जो कहा ना कि कार्यकर्ताओं के दिल पर राज करते हैं, उसका कारण भी ये है कि कार्यकर्ता उनको नेता नहीं, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने संगठन का हिस्सा या अपना सरपरस्त उनको मानते हैं। विजेंद्र सिंह जी, उपयोगिता और जो उनकी जो दूसरे गुण हैं वो अपनी जगह है, स्वीकार्यता भी उसमें शामिल है, लेकिन लगता नहीं है कि इस लंबी राजनीति में, लंबे समय में उन्होंने जिस तरह से धीरे धीरे ही सही कम समय में जो ऊंचाइयां हासिल की है, उसकी एक वजह यह है कि विरोधियों को निपटाने में भी उनका मौन बड़ी ताकत साबित होता रहा है। सर, राजनीति में असीम धैर्य बहुत बड़ी ताकत होती है, और नरेंद्र सिंह जी में असीम धैर्य है। अब किसान आंदोलन को देखो, जरा भी उत्तेजित होने वाला मंत्री होता तो डंडे चालू करता, किसान आंदोलन खत्म कर देता। सरकार के सामने आंदोलन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, पर डेमोक्रेसी में अटल विश्वास रखने वाले व्यक्ति, प्रजातंत्र में अटल विश्वास रखने वाले व्यक्ति, इन्होंने बार बार मौका दिया, बार बार मौका दिया, और आज भी वो मौका देने की तैयार है। इतना लंबा समय तक इतने धैर्य से सर उनकी प्रेस देखो ना, पत्रकार वार्ता किसान आंदोलन वाले मामले में एक भी शब्द ना उत्तेजित थे, ना। मैं वही जानना चाहता हूँ कि उनका जो मौन है वो अभी तक उनकी ताकत साबित होता रहा है, लेकिन अब ग्वालियर चंबल की राजनीति जहां से वो आगे बढ़े हैं, वहां पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके खिलाफ ही वो एक बड़ा चेहरा बनकर भाजपा में स्थापित हुए, तो अब क्या मौन टूटेगा कभी, या यही मौन उनकी ताकत बनता रहेगा, और यही जो पार्टी लाइन है वही उनके लिए है, उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी सामने नहीं आएंगी? सर, पॉलिटिक्स में अगर शक्ति है तो शब्दों की है। व्यापारी पैसे के हिसाब से ताकत दिखा सकता है, ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर से दिखा सकता है, राजनीतिक व्यक्ति के पास कोई ताकत नहीं होती, उसके मुख से निकलने वाले शब्द ही उसकी शक्ति होते हैं। इसलिए जो आदमी तोल के बोलता है वो हमेशा ठीक रहता है, जो बोलने के बाद तोलता है वो हमेशा घाटे में होता है। और नरेंद्र सिंह जी बोलने के पहले तोल लेते हैं कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। वो कहावत है, तोल के बोल। सिसोदिया जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। डॉक्टर राकेश पाठक, ग्वालियर की राजनीति को भी आपने बहुत करीब से देखा है। नरेंद्र सिंह, मुन्ना भैया को मंडल अध्यक्ष से युवा मोर्चा और फिर विधायक, और उसके बाद तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री और केंद्र की राजनीति। नरेंद्र सिंह की सफलता का राज क्या है आखिर? देखिए राकेश जी, मैं और थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आपने संगठन से बात कही कि मंडल अध्यक्ष वगैरह से, मैंने उनको छात्र जीवन से देखा है जी।
वे हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे और हम उनके जूनियर्स में थे, हम उनके कनिष्ठ छात्रों में गिने जाते थे। हमने तब से उनकी राजनीतिक यात्रा को देखा है। कालांतर में जब वे पार्षद हुए नगर निगम में, फिर जो ग्वालियर विधानसभा सीट है वहां से बाबू रघुवीर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे, उनसे पहला चुनाव हारे थे नरेंद्र सिंह, और अगला चुनाव फिर बाबू रघुवीर सिंह को ही हराया नरेंद्र सिंह तोमर ने। लेकिन ये पूरी यात्रा अगर यूं कहा जाए कि वे जब कितने सधे हुए कदम रखते हैं कि एक कदम भी चूका तो नीचे गिरेंगे। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर जी की राजनीतिक जो शैली है ये तो उससे भी ज्यादा सतर्कता की है। मैं आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी की बात से सहमत हूं कि वे बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, और राकेश जी उनकी सफलता में सबसे बड़ा अगर कोई किसी गुण का जो योगदान है वो उनके मितभाषी होने का और मृदुभाषी होने का और अल्पभाषी होने का। वे मीठा बोलते हैं, कम बोलते हैं और हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। सिर्फ यही उनकी सफलता का राज है। वैसे एक वाक्य वो अक्सर डॉक्टर राकेश पाठक एक वाक्य वो सुनाते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, आप पीछे ले गए कि अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर रहते कभी ग्वालियर पहुंचे थे, कोई आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकातें होती हैं और वो समस्या का समाधान भी करवा लेते हैं। निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा ना, मैंने छात्र जीवन में उनकी ये सक्रियता देखी है, और इस मामले में अर्जुन सिंह को भी अगर आपने संयोग से ऐसा नाम ले दिया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्जुन सिंह भी कम बोलने वाले नेताओं में माने जाते रहे, आजीवन में बहुत कम बोलकर और इतने बड़े शिखर तक पहुंचे थे। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की सफलता में आज तक वे यहाँ हैं। संयोग से आज उनका जन्मदिन भी है, हम आपके जरिए उन्हें शुभकामनाएं पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ कम बोलने से काम नहीं चलता, कम बोलने वाले तो राजनीति में बहुत लोग हैं, लेकिन वे जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो संवाद है, संगठन में उनकी जो पकड़ थी, अगर विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के उनके पूरे कार्यकाल को आप देखेंगे तो सत्ता से इतर संगठन में भी उनकी वही पकड़ थी जिसने उनके रास्ते को सुगम बनाया। तो नॉन कंट्रोवर्शियल नेता माना जाए उनको, या कुछ सवाल खड़े होते हैं? नॉन कंट्रोवर्शियल राजनीति में कोई नहीं होता, ये ऊपर से दिखने में लगता है। और नरेंद्र सिंह जी इस मामले में बहुत पाक साफ दिखते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वे विवादों में नहीं रहे। उनकी कार्यशैली अलग है, चोट करते हैं तो दिखाई नहीं देती और सुनाई नहीं देती। जी जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर हम स्थानीय राजनीति की बात करें तो वहां उनके प्रतिस्पर्धियों में जयवान सिंह पवैया हैं, अनूप मिश्रा हैं, प्रभात झा हैं, जिनके खिलाफ उनकी हमेशा अदृश्य तरह के तरीके की लड़ाई छिड़ती रही है हमेशा, और उसका खामियाजा बाकी नेताओं ने भुगता है। आज देख लीजिए नरेंद्र सिंह जी कहाँ हैं और प्रभात झा और जयवान सिंह पवैया कहाँ हैं, अनूप मिश्रा कहाँ हैं। हम सब जानते हैं कि उसके पीछे नरेंद्र सिंह जी माने अगर शिवराज जी को छोड़ दिया जाए कोई बुरी बात नहीं है, दूसरे सभी नेता पीछे छूट गए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज अगर आप ये पूरी फहरिस्त मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल का तो कोई भी नेता उनके अगल बगल में कहीं नहीं ठहरता। ये सब भी राजनीति में काट छांट करना, ये द्रव्य संधियां सब राजनीति में चलती है, और इससे नरेंद्र सिंह तोमर भी अछूते नहीं रहे होंगे। और मैं कोई बुरा नहीं मानता। तो बात है, ऐसे ही रातों रात नेता नहीं बन जाते हैं। महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्वालियर चंबल की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। नरेंद्र सिंह अगर दूसरे नेताओं से अलग हैं, जैसा डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा है, तो उसकी वजह क्या है? वजह राकेश जी एक ही है, उनका जिस तरीके से शालीन रहना, मौन रहना, और दूसरी बात सभी से जुड़ाव। वो व्यक्तिगत तौर पर इतने मृदुभाषी हैं, जैसा आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताया कि वो इतने मृदुभाषी हैं कि थोड़ा सा और पूर्व में जाएं, या उनकी शुरुआत के जब दोस्त थे वो कॉलेज में, तो उनके दोस्तों ने मिलकर इतना एक उनका टीम हुआ करती थी। जैसे उनके एक दोस्त ने हमसे चर्चा के दौरान बताया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उन्होंने कहा था कि जब नरेंद्र सिंह तोमर छात्र राजनीति करते थे तो वो राजमाता के भी प्रिय थे, और दोस्तों में उनकी इतनी उपयोगिता थी, उपयोगिता कह लें उसको या उनकी मिलनसार प्रवृत्ति कह लें, कि उन्होंने सब चंदा जोड़कर उनको एक साइकिल दिलवाई थी उस समय, और उस साइकिल से वो अपनी नेतागिरी करते थे। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया है कि वो कितने
कितने मिलनसार थे, कितना भरोसा रखते थे लोगों का। तो जो वो भरोसा जीत पाए कार्यकर्ताओं का या अपने मित्रों का या अपने सहयोगियों का, उस भरोसे की राजनीति की बदौलत आज वो केंद्र में है। और केंद्र में भी उन्होंने कितने जल्दी भरोसा जीता कि आप देखें कि 2 कार्यकाल में, एक कार्यकाल में वो नरेंद्र मोदी जो मंत्रिमंडल है उसमें वो खनन मंत्री रहे, इस्पात मंत्री रहे, और दूसरे कार्यकाल में इतना कृषि मंत्री। और ये एक बड़ी बात है। पहले जो सूची जारी हुई थी मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, आप उसमें देखें तो उनका नंबर 11वें नंबर पर था, आज 7वें नंबर पर है, टॉप 10 में है। तो ये सब चीजें यदि हम इनऑल देखें तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी उपयोगिता साबित की। उपयोगिता साबित करने के बाद अब दूसरी बात, उन्होंने जिस तरीके से अपना कद बढ़ाया, वो कद के पीछे भी उनके मौन का एक बड़ा कारण है। और मौन के साथ इस बात में कितनी दम है महेंद्र जी कि क्या नरेंद्र सिंह के चाहने वाले या उनके विरोधी तो अपनी जगह हैं, दूसरे राजनीतिक दलों में भी उनके चाहने वाले, उनकी जो कार्यशैली है उसमें उसकी प्रशंसा करने वाले मौजूद हैं? बिल्कुल। इस बात की जो है उदाहरण ग्वालियर चंबल अंचल से ही देख लें आप कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जिसने बहुत खुल के नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बयानबाजी की हो, क्योंकि उनकी जो शैली है वो सबसे मिलनसार प्रवृत्ति रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी यदि अपोजिशन के हैं तो वो किसी का काम नहीं करते। मैंने ग्वालियर चंबल अंचल में जब रहा तो मैं भी कई कांग्रेसी नेताओं के पास गया, उन्होंने मुझे बताया व्यक्तिगत तौर पर कि यदि मैंने नरेंद्र सिंह तोमर से या मुन्ना भैया से कोई काम बोला है तो उन्होंने पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो काम किया है। तो ये दलों की राजनीति अलग है, दिलों की राजनीति अलग है। और नरेंद्र सिंह तोमर वो माहिर खिलाड़ी हैं जो दल की राजनीति में रहकर दिलों की राजनीति करते। चलिए सिसोदिया जी के पास चलते हैं। सर, एक क्षत्रिय नेता के तौर पर नरेंद्र सिंह को आप किस रूप में देखेंगे? आप भी क्षत्रिय हैं और ग्वालियर चंबल की राजनीति में अगर जातीय समीकरणों को देखा जाए या पूरे प्रदेश में, तो सवाल तो खड़ा होता रहा है कि मध्य प्रदेश का निर्विवाद क्षत्रिय नेता कौन है? दिग्विजय सिंह के बाद कई नाम आए, अजय सिंह से लेके दूसरे, लेकिन नरेंद्र सिंह को आप कहां देखते हैं? सर, एक तो मैंने कभी कोई जाति की राजनीति करते हुए नहीं देखा, परंतु राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं तो गिनती में तो आएगा। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं उनके काफी निकट रहा हूँ, बैठता था, तो इस बात का ध्यान रखते थे। आजकल कई बड़े बड़े नेता ध्यान नहीं रख पाते हैं कि कहीं ये आरोप नहीं लगे कि एक ही जाति के या मेरी जाति के बहुत सारे लोग आ गए और दूसरी जाति के लोग नहीं आ पाए, परंतु वो बैलेंस करके रखते थे। और उनके काम में या कार्यकर्ताओं के सहायता करने में कभी भी जाति का शब्द नहीं रहा, ये मैं नहीं मानता, मैंने कभी देखा भी नहीं। परंतु ये सही है, मेरे अभी साथी जैसे बोल रहे थे कि वो चुनाव के बाद पूरी तरह गैर राजनीतिक व्यक्ति रहते हैं। उनके पास जो दुखी व्यक्ति आए, परेशान आए, संकट में अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र सिंह जी तोमर बिल्कुल आगे बढ़कर उसको साथ देते हैं। सिसोदिया जी, नेतृत्व मध्य प्रदेश में भी बदलता रहा, लेकिन ग्वालियर चंबल से जो राजनीति में निकला है वो महल की राजनीति को लेकर है, चाहे वो उनका विरोधी हो या फिर समर्थक हो। राजमाता के साथ राजनीति में भाजपा में आगे बढ़ने वाले नरेंद्र सिंह की जो खुद की राजनीति है वो महल के भरोसे आगे बढ़ी थी। देखो, राजमाता जी का जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग है जनसंघ के समय से, उसको जनसंघ आजीवन कभी इग्नोर नहीं कर सकती, ना करते हैं। हमारे नेता उसका उनका सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई से पहुंची है तो उसमें राजमाता जी का बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए राजमाता जी के काम को बहुत सम्मान से, और हम माँ के हर कार्यकर्ता माँ के तुल्य उनको मानते हैं। और आज पार्टी खड़ी हो गई है, सब जगह नीचे तक कार्यकर्ता हैं। ग्वालियर में तो महल है, पर हम उज्जैन इंदौर डिवीजन में महल कहाँ है? यहाँ भी कार्यकर्ता उतनी ताकत से खड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सक्षम पार्टी है और अपने दम पे चल सकती है। डॉक्टर राकेश पाठक, ग्वालियर और चंबल की राजनीति में महल की राजनीति कितनी फायदेमंद थी नरेंद्र सिंह के लिए, या उनकी जो लगातार बढ़ती हुई सफलता है उससे बाहर भी उन्होंने अपने कद बढ़ाया? तौर पर बिजन सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि राजमाता साहब, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी जनसंघ के संस्थापकों में से रहीं, और नरेंद्र सिंह जी छात्र जीवन के बाद जैसे ही सक्रिय राजनीति में आए हैं तो वे जयविलास प्रासाद के रानी महल के संपर्क में आए, और राजमाता जी ने उनमें उनके गुणों को देखते हुए लगातार उन्हें प्रश्रय दिया, और इसी प्रश्रय का नतीजा है कि वे बढ़ते रहे। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं मान सकते कि नरेंद्र सिंह तोमर सिर्फ महल के कारण इतना आगे बढ़े।
या महल ने उन्हें आशीर्वाद दिया इसलिए यहाँ तक केंद्रीय राजनीति में इतने शिखर पर पहुंचे, जैसा कि महेंद्र ने अभी बताया कि दलों की राजनीति और दिलों की राजनीति करते करते नरेंद्र मोदी जैसे इस वक्त के, इस युग के सबसे बड़े महानायक के मंत्रिमंडल में लगातार पायदान एक एक करके ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसमें महल का जो योगदान है वो तो है ही, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद के व्यक्तित्व को निखारा। उनकी ग्रूमिंग इस तरह से हुई, धीरे धीरे संगठन के बड़े, जो उस समय कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में वे रहे, और आपने कहा अपने उसमें कि तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश में रहे हुए। तो ये सर्व स्वीकार्यता नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद भी विकसित की। महल को लेकर एक बदली हुई परिस्थिति पर जरूर गौर कीजिएगा राकेश जी, कि महल का एक नुमाइंदा अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है जो सनातन रूप से विरोधी है। मैं उस पे आ रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी सहज नहीं है। देखिए, ऊपर से दिखने में कई बार ग्वालियर के दौरों में दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ विशेष विमान से आते हैं, लेकिन ये संघर्ष अभी बढ़ने वाला है। तो जो उनका मौन है, जो ताकत है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में एंट्री के बावजूद बना हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर का वो मुखर होकर कुछ नहीं कहेंगे, आप विश्वास कीजिए, लेकिन तो अभी समय आया नहीं। पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाए, या फिर महत्वाकांक्षाओं की टकराहट से आगे कुछ और भी है इसमें? देखिए, पार्टी लाइन का पालन तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश मध्य प्रदेश के नेताओं से ऊपर के स्तर पर डील हुई। तो वो शिवराज सिंह हो, नरोत्तम मिश्रा हो, बीडी शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर, जो भी हो, कैलाश विजयवर्गीय, सबको मानना पड़ेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रवेश को। लेकिन अब जब भी शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी की बात होती है, कोई नाम आता है, तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम दूसरे नाम पर भारी क्यों? नॉन कंट्रोवर्शियल इसलिए, या शिवराज के साथ उनके जो कदम ताल करते रहे वही उनकी ताकत है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उन्होंने भरोसा जीतना? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर शिवराज सिंह चौहान से कदम ताल मिलाने से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक अपने तार अच्छे से जोड़ चुके हैं। अब अगर मुख्यमंत्री बदलने की जब भी बात होगी, तो स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया से ऊपर होगा। अभी तक की स्थिति में यह माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपकार है मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सत्ता बनवाने में, और उसका चुकता बीजेपी लगातार कर रही है। उनके साथ आए लोगों को मंत्री बना दिया गया, उपचुनाव में सबको टिकट दे दिए गए थे। अब जो हारे हुए हैं वे भी निगम मंडलों में एडजस्ट हो जाएंगे। बीडी शर्मा की कार्यकारिणी में, कार्य समिति में बहुत सारे लोग ग्वालियर चंबल के आ गए, लेकिन असली टकराव अब इसके बाद होगा। अभी दल में मिले, अभी दिल मिलना बाकी है। महेंद्र जी, बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं कि नरेंद्र सिंह की इस लंबी राजनीति में ग्वालियर चंबल से लेकर मध्य प्रदेश में सफलता की पायदान चढ़ी और दिल्ली में भी अपनी दखल का एहसास कराया, अब ग्वालियर चंबल से ही उसी भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह के लिए कुछ नई चुनौती, उन्हें अपनी कार्यशैली बदलना होगा, या फिर उसी लाइन पर ही सही समय का इंतजार करना होगा? बिल्कुल, चुनौती तो साफ देख रहे हैं, और वहाँ के जितने भी सियासी लोग हैं या जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, चाहे नंबर 1 रहे हो नरेंद्र सिंह, नंबर 2 और कोई नेता रहा हो, वो सब अभी तो इस बात को लेके बिल्कुल आप देखें कि अपने वजन को लेके अभी डरे हुए हैं, और डर जायज भी है। और ये जो डर है, या जो आप देखें इसको आप कंट्रोवर्सी कह लें, या फिर आप देखें कि अपनी आप को स्थापित करने की बात कह लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस क्षेत्र के वजनदार नेता हैं और रियासत से नेता हैं, उनका पूरा परिवार नेतागिरी में रहा है, और उनकी रियासत से सियासत तक उनका दखल कोई नहीं अलग कर सकता। ऐसे में आप देखें कि 17 मई को मैं एक मीटिंग का जिक्र करूंगा, जैसा कि अभी आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बोला, 17 मई को वहां शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, और दोनों नेता साथ में पहुंचे थे, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे थे। एक मीटिंग हुई थी कोविड को लेकर। कोविड की मीटिंग के बाद 2 ट्वीट सामने आए थे, जो एक अलग से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, वो सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट किया गया था या टैग किया गया था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नरेंद्र सिंह तोमर का एक ट्वीट आया था, वो भी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को टैग किया गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम नहीं लिखा, नाम संदेश छुपे हैं। इसमें संदेश एक छोटी टिप्पणी बिल्कुल 30 सेकंड में। आदरणीय सिसोदिया जी, ज्योतिरादित्य की एंट्री से नरेंद्र सिंह की बढ़ती जो राह कदम लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ रुकावट मिलेगी, या ये नॉन कंट्रोवर्शियल नेता अभी इसी रफ्तार से आगे चलता हुआ दिखेगा? सर, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझता वो ऐसे सवाल पूछता है।
सवाल तो पूछूंगा सर, लेकिन आप जवाब बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य नरेंद्र सिंह की राय में रोड़ा बनेंगे या उनकी ताकत? सर मैं आगे बोल रहा हूँ ना, ये कोई आईएएस की पोस्ट नहीं कि कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया और दूसरा आके बैठ गया। वो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का नेतृत्व संभाल सकता है जिसको भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश तक उसके संपर्क में रहो। चलिए मान लिया, मतलब संगठन शिल्पी है, उनका दावा मजबूत है, जब भी शिवराज कुर्सी खाली करेंगे तो नरेंद्र सिंह ही वो नाम होगा जिसकी स्वीकार्यता पर कोई सवाल नहीं। डॉक्टर साहब एक छोटी सी टिप्पणी बस 30 सेकंड में आपकी भी चाहूंगा। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर निर्विवाद नेता है मध्य प्रदेश के, और अभी उनकी पारी लंबी चलने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश में जब नेतृत्व परिवर्तन होगा भी कि नहीं होगा, हम नहीं जानते। बहुत तरह की कवायदें चल रही हैं, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी चली, और ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ये बीजेपी, इसमें ऐसा नहीं होता। तो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? नरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में नंबर 2 है, लेकिन 100% मैं तो उनको नंबर 1 भी मान सकते हैं हम, क्योंकि वे केंद्र की राजनीति में बस डॉक्टर साहब बिल्कुल सबसे बड़े, माफी चाहूंगा महेंद्र जी, आपकी टिप्पणी नंबर 2 के तौर पर, भले ही वो दिल्ली में स्थापित हो, मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर नंबर 2 है। बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर की स्वीकारता मध्य प्रदेश में बिल्कुल नंबर 2 की चलिए जी, हम चर्चा को यही विराम देंगे और तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक, विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती बदलती राजनीति में, बदलती बीजेपी में उन नेताओं में होती है जिन्होंने यदि कार्यकर्ताओं के दिल पर राज किया है तो पार्टी नेतृत्व का भरोसा भी जीतकर दिखाया है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और पार्टी लाइन को देखकर फैसला सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जाने जाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे के बाद नई पीढ़ी में भाजपा के संगठन शिल्पी माने जाने वाले नरेंद्र सिंह ने कम समय में अगर ग्वालियर चंबल से मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाए हैं तो मौका मिलते ही दिल्ली में खूब धाक जमाई है। मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले नरेंद्र सिंह को जिस राज्य की बतौर प्रभारी जिम्मेदारी सौंपी गई, वहां सरकार में बीजेपी लौटी, चाहे फिर वह हरियाणा हो या फिर असम, संगठन हो या फिर सरकार, नरेंद्र सिंह अपनी उपयोगिता साबित करते रहे हैं। इसलिए अगर उनके समर्थक नरेंद्र सिंह को नॉन कंट्रोवर्शियल नेता मानते हैं तो पार्टी में मौन कंट्रोवर्शियल कहने वाले भी मिल जाएंगे, जो बोलते कम सुनते ज्यादा हैं पर सही समय पर सही जगह पर चोट करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। यही नहीं, विवाद हो या फिर बदलाव, सही समय पर सही जगह पर खड़े नजर आते हैं नरेंद्र सिंह। यही उनकी सियासत में सफलता का राज भी माना जाता है। नरेंद्र सिंह की गंभीरता और उनका मौन अभी तक उनकी ताकत साबित हुई है। समय समय पर होते रहे बड़े उलटफेर के बीच ज्योतिरादित्य की भाजपा में एंट्री भी अब हो चुकी है और नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी लाइन को सर्वोपरि मानते हुए उनका स्वागत किया। लेकिन सवाल कब तक मौन उनकी ताकत बना रहेगा। फिलहाल सवाल दर सवाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सवाल वो जो हर किसी के जेहन में रहते हैं, कभी सिस्टम से जुड़े सवाल,